नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम आपको इस कार्यक्रम के अंदर किसी न किसी नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ है बनभूलपुरा संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो है, जिनके द्वारा बनभूलपुरा संघर्ष समिति का गठन किया गया था बनभूलपुरा के मुद्दों को लेकर, उवेश रजा जी। उवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। उवेश भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे कॉलेज की राजनीति से आप यहाँ तक राजनीति में कैसे पहुंचे और बनभूलपुरा संघर्ष समिति क्यों बनाना पड़ी? देखिए भैया, ऐसा है 2008 से हम लोग कॉलेज में एडमिशन हुए थे और उसके बाद 5 साल मैंने कॉलेज की राजनीति करी। मैंने एनएसयूआई का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था 2009 में और मैं उसके बाद एनएसयूआई का हल्द्वानी में नगर अध्यक्ष बना था, कॉलेज यूनिट अध्यक्ष। फिर उसके बाद मेरे पास 2 साल करीब वो पद रहा। उसके बाद आपके जो है जिला अध्यक्ष का मैंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव के बाद मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट महासचिव बना चुनाव जीत के, तो करीब 2 साल करीब मेरे पास वाला पद भी रहा। इलेक्टेड दोनों पद थे मेरे पास। तो 2011 में अचानक मुलाकात इंदिरा जी से होती है, तो उन्होंने ही मुझे बुलवाया था कि आपके जो है मुझे मिलना है ओवैसी से। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद हम लोग उनसे जुड़े वहाँ पर, और जुड़ने के बाद फिर आपके जो है वहाँ से इंदिरा जी के साथ हमारा फिर राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया। इत्तेफाक था कि 12 में सरकार आ गई और सरकार से पहले मैंने उनसे एक बात कही थी कि वो ये बोलती थी आपके कि मुझे 2002 में 3000 वोट पड़ा बनभूलपुरा से, और 2007 में मैंने चुपकी पूरा काम कराया, रोडें गली दलवाई, फिर भी मुझे 3500 4000 वोट पड़ा। तो मैंने उनसे एक वादा करा था, जबकि मेरी उम्र उस वक्त 22-23 साल की थी। तो मैंने उनसे वादा करा था कि कोशिश करेंगे कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आपको वोट यहाँ से पड़े बनभूलपुरा से। सुमित हृदय उस टाइम पे राजनीति में सक्रिय थे नहीं, मतलब किसी भी मामले में सुमित हृदय थे ही नहीं। हम ही लोग उस वक्त साथ रहते थे। तो 2012 में उनको 11,000 करीब प्लस मुस्लिम वोट पड़ा। हमने रात दिन मेहनत करी उनके लिए, और दुश्मनी उनके लिए भी हमने बहुत लोगों से ली। हमें लगता था कि यार एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है और जानकारी है मैडम को, और कहीं ना कहीं ताकत में आएंगी तो हमारे इलाके में विकास करेंगी। तो ये सारी चीजों को लेकर हमने 2012 में पूरी ताकत से उन्हें चुनाव लड़ाया। दुश्मनियां ली उनकी वजह से, हमने बहुत दुश्मनियां ली, खूब धमकियां मिली हैं, खूब झगड़े फसाद चले, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से उनका साथ दिया। लेकिन मेरी एक बात उनसे तय हो चुकी थी, और जिस पर उन्होंने एक अपील भी छपवाई थी मेरे नाम से, और उसमें उनका फोटो भी लगा हुआ था कि बनभूलपुरा में अगर मैं सरकार में आती हूँ तो मैं बनभूलपुरा को मालिकाना हक दिलवाऊंगी, और जो गफूर बस्ती आज यहाँ पर हमारे यहाँ है उसको पुनर्वास कराऊंगी। पॉलिटेक्निक और ITI की बात हुई थी उनसे, एक बड़े अस्पताल की बात हुई थी, और पूरे बनभूलपुरा को पता है, यहाँ तक के सारे कार्यकर्ताओं को पता है। तो सारी बातें हुई थी, सिविल लाइन को लेकर, आपके ईदगाह को लेकर, ये सब बातें हुई थी। और कोई गलत बात नहीं थी कि भाई आप जीतेंगे, सरकार में आएंगे तो आप ये मुद्दे आप जो है कर देना पूरे, और उन्होंने उसको यस भी कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो है आपके जो है उस काम को इग्नोर कर दिया गया। 12 के बाद सरकार आ गई, 13, 14, 15 लगातार चलता रहा। मैंने लगातार बात भी करी, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो मुझसे हर समय यही कहती थी कि अपने पर्सनल काम दे, अपने पर्सनल व्यक्तिगत काम करा ले। तो व्यक्तिगत काम के लिए तो उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा, जो बात सच है, कि तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, तुझे जो करना है वो चल कर ले, तेरी पूरी छूट है तुझे। अब व्यक्तिगत मामले में मैं अपना भला करके बैठ जाता, लेकिन मैं जिस इलाके से लोगों के लिए मैंने घर घर जाके वोट मांगे इंदिरा जी के लिए कि भाई इंदिरा जी को आप वोट डालो, तो 11,000 वोट कहाँ, 3,000 वोट, फिर 4,500 वोट, कहाँ 11-12,000 वोट, तो उनका कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ा। तो ये सब चीजों को लेकर मेरा उनसे हल्का हल्का विवाद चलता रहा। 2014 में सुमित हृदय की एंट्री हो गई थी, बल्कि पहला पुतला भी हमने फुकवाया था बुद्ध पार्क में, सुमित हृदय से हाथ जल गए थे। बल्कि इस बात की उन्होंने शिकायत भी करी थी कि मम्मी मेरे हाथ जलवा दिए ने। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हम लोग किसी के विरासती लीडर नहीं है, या हमारे बाप दादा कोई नेता नहीं थे। हम लोगों ने खुद ही नेतागिरी स्टार्ट करी और खुद ही संघर्ष करा। इंदिरा जी के कहने पर आप राजनीति में आए, उनके कहने पर आपने चुनावों को लड़वाया, और आपने खुद कहा कि 700 से 11,000 वोट बनभूलपुरा से आपके द्वारा पड़े, लेकिन आपको वंचित रखा गया, बनभूलपुरा को वादों से वंचित रखा गया। मुझे वंचित नहीं रखा गया, मेरे लिए तो खुला ऑफर था उस घर में, मेरी एंट्री डायरेक्ट थी और मेरे लिए खुला ऑफर था हर वक्त। मुझे बहुत सारे ऑफर थे, और सरकार में जब थी तो मतलब मेरे लिए पैसा कमाने का भी बहुत अच्छा समय था।
लेकिन मैंने झगड़ा कर लिया उनसे। जब सरकार में लोग बाग मंत्री विधायकों के नाम से करोड़पति हो जाते हैं, तो उस वक्त मैंने झगड़ा करा है और मैंने उस घर को छोड़ा है। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने इस बात को कहा बहुत जगह कि मैंने तो कभी आधी बात कही नहीं इससे, लेकिन आधी बात वो तो कहती थी, लेकिन मेरा झगड़ा किस चीज का वो नहीं बताती थी वो किसी को। तो मुद्दों को लेकर लड़ाई होती रहती थी वहां। तो वो मुझसे बार बार कहती थी कि आपके जो है तो पर्सनल व्यक्तिगत मामला दे। वो मुझे एक दो जनों के नाम बताती थी कि उन जैसा बन, उन जैसा बन। तो मैंने, वो तो व्यापारी लोग हैं, मैं व्यापारी थोड़ी हूँ। तो नेतागर्दी तो मैंने खुद स्टार्ट करी है, लेकिन जो फिर साथ स्टार्ट हुआ वो 11 से स्टार्ट हुआ इंदिरा जी के साथ। तो कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे को लेकर जब मेरा विवाद फैला तो 2016 में हमने बनबुलपुरा संघर्ष समिति का गठन किया। बनबुलपुरा संघर्ष समिति का आपने गठन, क्या मुद्दे हैं बनबुलपुरा के, क्या चीज से वंचित रहता है बनबुलपुरा क्षेत्र? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सीधी बात। आज आप मगर आप हल्द्वानी के ही रहने वाले हो, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ कोई दिल्ली बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ अपना। आप बनबुलपुरा में आते हो, आपके व्यक्तिगत मामले भी हैं लोगों से वहां पर। आप कभी आके देखो ना, 2016 में सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा जी ताकत में थी उस वक्त, रेलवे खंबे लग गए। ये क्या था? पूरा इलाका रेलवे खंबे लग गए। और उस वक्त एक झूठ बोला गया बनबुलपुरा वालों से, और उसमें कई जिम्मेदार लोग हमारे उस वीडियो में हैं, आज भी वो वीडियो है हमारे पास, कि जिसमें ये कह दिया गया कि इस इलाके को मालिकाना हक मिल चुका है। वो वीडियो भी हमारे पास है। तो मेरे कहने का मकसद ये सब चीजें जो झूठ बोली गई है, तो ये इस चीज को लेकर ही बनबुलपुरा संघर्ष समिति का गठन किया गया था कि भाई ये हमारी जो मांगे हैं मालिकाना हक, आज मालिकाना हक नहीं है, तो आज पूरे मलिक के बगीचे से लेकर लाइन नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरा इंदिरा नगर, पप्पू का बगीचा, उत्तर उजाला सब नजूल है। मैं नहीं कह रहा कि हमें बनबुलपुरा वालों को मालिकाना हक दो, आप पूरे इलाके को देती, आप पूरे प्रदेश को देती। अभी रुद्रपुर में 2500 परिवारों को पुष्कर सिंह धामी ने फ्री में मालिकाना हक दिया। रामनगर में सरकार ने रंजीत रावत जी ने मालिकाना हक दिया कितनी सारी कॉलोनियों को, मेरे पास प्रूफ है उस चीज के। तो बनबुलपुरा ही, यहाँ भी कई क्षेत्र ऐसे डमोडोमा आवास विकास है, ये भी हीरानगर है, यहाँ पे भी नजूल है यहाँ पे। नहीं तो मैंने कब मना करा ना, मैं तो कह रहा था ना कि आप खाली बनबुलपुरा की विधायक थोड़ी थी। वो अलग बात है कि आपको बनबुलपुरा से अच्छा वोट मिला, लेकिन आपका फर्ज बनता था कि आप डमोडुंगा को पक्का करती। आप सुभाष नगर में आज जो नाले का मामला चल रहा है, ये सब आप उसको पक्का करते। आप ही आप तो थे उस वक्त, सरकार में था ही कौन भाई? जिसने इंदिरा जी को देखा तो शायद ही उनके बराबर कोई ताकतवर नेता न कभी आएगा और न कभी था, मेरे हिसाब से। तो भाई प्रदेश में जो उनके फोन की हनक थी वो हमने देखी और जलवा था उनका। तो लड़ाई ताकतवर से तो होती है, और हमने उस वक्त ताकतवर व्यक्ति से लड़ाई लड़ी। हम पर मुकदमे लगवाए इंदिरा जी ने, हमारे व्यक्तिगत कैरियर खराब कर दिए गए, हम पे गुंडा एक्ट की तैयारी करी गई, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसके बाद तो वो हम आज तक झेल रहे हैं, आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। हमारा कैरेक्टर नहीं बन सकता। जो हम छोटे मोटे काम कारोबार करते थे सरकारी विभागों में, उन सब पर उन्होंने आपके नोटिस भिजवा दिए। हमें पूरा कारोबारी डैमेज कर दिया उन्होंने बुरी तरीके से। खिलाफत में उन्होंने हमारे साथ ये करा। तो आज भी जो हमारी जो लड़ाई है वो खाली व्यक्तिगत नहीं है, हम इलाके के लिए लड़े और बाद में व्यक्तिगत लड़ाई बन गई हमारी। उमेश भाई, आपका परिवार काफी यहाँ से पार्षद भी निकले हैं आपके घर से, तो किस प्रकार से आप लोग जितने वार्ड हैं या वार्ड के अलावा पूरे बनबुलपुरा के, और बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 सालों से यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है और मेयर भी बीजेपी के रहे, तो क्या विकास के नाम पे या मेयर के नगर निगम के नाम से क्या बनबुलपुरा को सुविधाएं दी जाती है या नहीं? देखिए, नगर निगम का जो काम है वो साफ सफाई कराना है, एलईडी लाइटें लगाना है, कूड़ा उठाना है, वो सब काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन बीजेपी को बनबुलपुरा से वोट नहीं पड़ता है, ये बीजेपी वाले भी कहते हैं, और हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला, जो बात सच्चाई है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जिस पार्षद को चुनते हो वोट डाल के, या जिस विधायक को आप चुनते हो, या जो सरकारों में आता है, आप सवाल उनसे करोगे या उस व्यक्ति से करोगे जिसको आप वोट ही नहीं डालते हैं? अब तो विधायक तो आपके कांग्रेस के ही हैं। नहीं, मेरी बात समझिए ना, विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन मेरे कहना शिकायत तो यही है ना कि बनबुलपुरा में ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ मालिकाना हक की, तो ये सब 2012 से ही चल रही थी लड़ाई मालिकाना हक की, गफूर बस्ती के पुनर्वास की। अगर आज गफूर बस्ती का पुनर्वास हो जाता तो शायद रेलवे खंभे नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं वोटों के लालच की वजह से
वहां पर कुछ लोगों को बसे रहने दिया कि अगर मतलब ये आपका कहना है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए वहां पे लोगों को बसाया गया। कुछ लोगों को बसाया गया, जिसकी वजह से पूरा इलाका उन लोगों की वजह से लपेटे में आ गया। अरे उनकी भी व्यवस्था करी जाती, हम उनसे कोई शिकायत थोड़ी, वो भी बेचारे इंसान है। उनकी व्यवस्था सरकार में, हमने सुना कि भाई मैडम कहती थी मैंने स्टेडियम बनाया, मैंने आईएसबीटी को जगह दी, मैंने जू बनाया, तो भैया उनके लिए भी एक जगह का इंतजाम कर दिया जाता। सरकार तो आपकी थी। अब कुछ लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे कहते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हो। तो भैया 2002 से लेकर 7 तक सरकार में उस टाइम चलो मैं नहीं था, इंदिरा जी तो थी, और 2012 से लेकर 17 तक भी इंदिरा जी थी सरकार में, और 2017 से लेकर 22 तक भी विधायक इंदिरा जी थी, और 2022 के बाद उनके बेटे आ गए। तो सवाल मैं किसी तीसरे से क्यों करूं? इस पूरा परिवार ही उन्हीं का, जब राजनीतिक पूरा परिवार ही उनका विधायकी में आ रहा है, सब कुछ आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं आज इस बात को। आप आज मैं सवाल कर रहा हूं, जो बनभूलपुरा में कांग्रेसी बनते हैं, मैं 40 साल पुराना कांग्रेसी, में 25 साल पुराना कांग्रेसी, में 20 साल पुराना कांग्रेसी, मैं दावे से कह रहा हूं, एक बार सवाल करके देख ले विधायक से, वो उनको भी वो बीजेपी का एजेंट कहने लग जाएगा। तो विधायक से जो भी सवाल करते हैं बीजेपी का एजेंट बता देते हैं उनको। जाहिर सी बात है, विधायक तो कांग्रेस जी के पुत्र हैं, सुमित हृदय हैं, और आपके कांग्रेस ही बनभूलपुरा से सबसे अधिकांश वोट उनको मिले, तो विधायक जी ऐसे नकारा ना किया, ऐसी सोच क्यों रहे बनभूलपुरा से? मैं कहता रहा हूँ, जब बनभूलपुरा मामला 8 फरवरी 2024 वाला मामला हुआ, पूरे बनभूलपुरा का हर एक व्यक्ति नाराज है उनसे कि 8 फरवरी वाले मामले में वो कहीं स्टैंड नहीं करा उन्होंने। भाई हम थोड़ी कहना कि आप बनभूलपुरा के लिए बोल, आप तो पूरे शहर की लड़ाई लड़ो। 32,000 मुस्लिम वोट पड़े और 18,000 अन्य, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, दलित सबके वोट पड़े हैं। 32,000 एक तरफा वोट पड़े हैं मुस्लिम। तो हमारी शिकायत जायज है, और हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग कि हम व्यक्तिगत उनसे कुछ पैसा मांग रहे हैं या व्यक्तिगत हम उनसे कुछ फायदा मांग रहे हैं। वो इस ताकत में नहीं है कि हमारा कोई पर्सनली लालच है। उमेश भाई, एक सवाल, जो चुनाव विधानसभा के होते थे उससे पहले मैंने 17 का देखा, 22 का देखा, उसमें यह कहा जाता था कि कांग्रेस का विरोध करते हुए कहीं ना कहीं उवैस रजा दिखाई पड़ते थे। ये जो लोगों की प्रतिक्रिया, ये बात सच है या गलत है? सुनने में आता है कि हल्द्वानी विधायक को हराने के लिए उवैस रजा एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस की तरफ से लड़ता हो। ये सत्य है या असत्य है? देखिए 2012 में जब जो वादे हुए थे, उसके लिए 2017 में मैंने विरोध जरूर करा था, बनभूलपुरा संघर्ष समिति बना के, और मैंने पूरा विरोध करा था, और अवाम थी मेरे साथ, और अवाम आज भी मेरे साथ है। क्योंकि आज आप देखिए ना, बनभूलपुरा में जो बनभूलपुरा का यूथ है, जो युवा है, ना उससे शिक्षा की बात होती है, ना उससे रोजगार की बात होती है। हो सकता है कि विधायक जी, हल्द्वानी विधायक जी, हो सकता है किसी व्यक्तिगत आदमी का व्यक्तिगत फायदा कर देते हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। किसी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचा देते होंगे, नो डाउट कर देते होंगे, भाई विधायक है, 32,000 वोट डाला है, लेकिन व्यक्तिगत फायदे की लड़ाई नहीं हो रही है, पूरे समाज की लड़ाई हो रही है। जब मदरसे सील हो रहे थे तब विधायक जी की एंट्री नहीं थी यहाँ पर। जब मछली बाजार तोड़ा गया तब विधायक जी की एंट्री नहीं थी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं भैया। जब बाजारों में दुकानें मुसलमानों की जबरदस्ती पहचान किया जा रहा था, कुछ मुसलमान के नाम पे टारगेट किया, तो मजबूरी थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बचपन से आज तक 70% मेरे हिंदू दोस्त हैं, और हम कभी हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता नहीं है। हम एक थाली में खाना खाते हैं बैठ के, और हम सभी हिंदू नेताओं से जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा परिवार के आसपास मोहल्ला सब पूरा है हिंदू मुस्लिम सब। हम लोग कैसे हिंदू मुस्लिम कर लेंगे? लेकिन जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके की बात रखना हमारे लिए कोई गलत थोड़ी है। हम तो कह रहे हैं आप डमर डूंगा के लिए भी करो, अच्छी बात है, क्यों नहीं करना चाहिए, करो। लेकिन जब सरकारों में तब क्यों नहीं करा? जब सरकारों में थे तब मजे मारे, अब सरकार में नहीं हो तो आप सरकार का विरोध कर रहे हो, तो अच्छी बात है, आप विरोध करो, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे कहना मकसद है कि हमारे इलाके को लेके भी तो विरोध करो। 3.5 साल में 15 करोड़ की विधायक निधि करीब मिली इनको। विधायक निधि में इन्होंने 11 लाख की पाइपलाइन डलवा दी, बस हो गया। एक रोड डलवा दी, कुछ छोटे मोटे काम करा दी, पूरा 15 करोड़ में खाली 1 करोड़ रुपए खर्च करा बस। भाई, मैंने सुना आपके एक इंटरव्यू में देखा था, आपने कहा था कि विधायक जी जो है हल्द्वानी के विधायक हल्द्वानी के, वो बीजेपी के संपर्क में, क्या सत्य है? सत्य है? हाँ बिल्कुल। अरे संपर्क में नहीं होते तक का तो आपके जो है, आप देखो ना नाले के ऊपर पूरा होटल बना हुआ है वो आगे का। वो जो कह रहे थे परसों एक मीटिंग में, उनको बोलने का थोड़ा सलीका सीखना चाहिए कि वो जिस पद पे है
उनको सलीका आना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं, कि वो आप कोई जायज बात करे तो आपके जो है ये बीजेपी का एजेंट है, इनकी रोटी चल रही है। अरे रोटी तो देने वाला ऊपर वाला है, और अगर रोटी चाहिए होती तो सरकार में 12 से 17 तक रोटी कमाते हैं हम बढ़िया करके, बाद में झगड़ा करते। हमने तो शुरू में झगड़ा कर लिया सरकार आते ही, और झगड़ा आज भी चल रहा है। हमें बहुत ऑफर दिए गए, हमें 2016 के 17 के चुनाव में ऑफर नहीं दिया, करोड़ रुपए का ऑफर दिया कि चुपचाप हो जाओ, लेकिन बात वाली नहीं। मैं आज आपको एक बार बता रहा हूँ, मैं आज स्टूडियो में आज एक बात लिख के जा रहा हूँ आपसे। मैं भविष्य में मेरी जिंदगी क्या है मुझे नहीं पता, क्या रहना है, लेकिन आज एक बात को आप नोट कर लीजिए, जब तक बनभूलपुरा का व्यक्ति समझेगा मेरी बात, तब तक बहुत बड़ी बर्बादी के कगार में बनभूलपुरा पहुंच चुका होगा। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मालिकाना, लाइन नंबर 8 में मकान टूटा, कहां थे विधायक जी? इतने सारे मकान सील हुए, कहां थे विधायक जी? तो किसी भी मुद्दे में सत्यापन को लेकर अनावश्यक परेशान किया जाएगा बेबात का। हाँ, सत्यापन की आपने बात की, सत्यापन पुलिस द्वारा चला गया, इसमें से लगभग 12,000 लोग यहाँ पे बिना सत्यापन के बाहर ही पाए गए, वो भी बनभूलपुरा में मिले। नहीं, मुझे आप एक बार बताइए ना, सत्यापन होना चाहिए और जरूरी होना चाहिए, लेकिन खाली बनभूलपुरा में नहीं, पूरे शहर में। और हम तो कहते हैं कि सत्यापन खाली एक ही बार क्यों हो रहा है, हर महीने करिए ना। सेफ कौन है सत्यापन से? मकान मालिक। हम ही लोग सेफ है ना भाई। सत्यापन होगा तो बाहरी लोग गायब हो जाएंगे, क्या पता कौन बाहरी लोग हैं वो, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, क्या पता वो हमारे शहर में क्या कांड करना आ रहा है। जो यहाँ का स्थायी निवासी है बनभूलपुरा का, जो यहाँ का रहने वाला है, जिसके बाप दादा परिवार पूरे यहाँ पले बड़े, जिनको सब कुछ यहाँ पर पूरा खानदान जिनका यहाँ बसा हुआ है, वो कभी भी क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें रहना है इस शहर में। और अपने शहर में कोई गंदगी नहीं फैलाता, अपने घर में कोई गंदगी नहीं फैलाता। सिर्फ और सिर्फ पहली बार राजनीति का शिकार हुआ है बनभूलपुरा में ना। बनभूलपुरा में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू क्षेत्र का, जो बनभूलपुरा में नहीं आता, या बनभूलपुरा वाले उस घर में नहीं आते? सब में भाईचारा, आज भी मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत है कि मुझे लगता है कि एक दूसरे के बिना, कुछ लोगों की रोटी भी जो है नहीं खाते हैं, कुछ लोग साथ में बैठना उठना हर वक्त, खूब दुआ सलाम। ये बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति का स्टंट होता है हिंदू मुस्लिम, लेकिन लोग क्यों नहीं समझते, नेताओं के घर नहीं जलते, नेताओं के कुछ नहीं होता, लेकिन जो गरीब आशा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनके घर जला दिए जाते हैं। तो ये एक व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता कि जो हम शिकार हो रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, राजनीति का स्टंट हो रहे हैं। देखिए मेरी बात से कौन समझाएगा? आप समझाएंगे? आप नहीं समझा सकते। समझाने वाले भी नेता ही है ना भाई, पॉलिटिकल लोग हैं, वही तो समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। कुछ लोग बीजेपी के नाम से वोट मांग रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट मांग रहे हैं, कुछ लोगों का अपना कुछ दूसरा स्टैंड है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हर आदमी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कराता है जानबूझ के। और जो गरीब आदमी है, देखिए ना नेता का घर चलेगा ना किसी पैसों वालों का, सब मजबूत है। गरीब आदमी जो सुबह जाता है शाम को आता है, वो हिंदू या मुसलमान हो, उसको अपने बच्चे परिवार से फुर्सत नहीं है, वो क्या हिंदू मुस्लिम करेगा बेचारा। तो ये सब बेकार की बातें मेरी नजरों में। उमेश भाई, आज लगभग एक मुद्दा चल रहा है हल्द्वानी शहर के अंदर, जो रसकिया नाला है, देवखड़ी नाला, लगभग 400 घरों को यहाँ नोटिस दे दिया गया और कई मकान भी तोड़ दिए गए। तो उसको लेकर क्या कहना है आपने? वो भी तो वहां से हल्द्वानी के निवासी हैं। बिल्कुल, मैं तो देखिए सीधे एक बात बताऊं, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, रकसिया नाला हो या देवखड़ी वाला मामला हो। मैं कहता हूं कि जो भी पक्की जमीनें जिनकी है और जो नक्शे बना के पास हुई है, उनका क्या कसूर बेचारों का? वो तो सरकारी प्रक्रिया में पूरा अपना नंबर 1 का मकान बना के बैठे हैं ना। और उसके बावजूद कोई कल को आता है, वो ये कहता है कि भाई ये नजूल है या ये आपके जो गलत रजिस्ट्री हो गई है, तो सरकार सोई हुई थी उस वक्त। और अगर कोई नाले में आ भी रहा है या नाले की जद में आ भी रहा है, तो ये व्यवस्था सरकार को करानी चाहिए, उनका विस्थापन कराना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए कि ताकि वो अपना, अगर कहीं से घर आशियाना उजाड़े उनका, तो दूसरी जगह उनको दे दी जानी चाहिए। तो सरकार के हाथ में है सब कुछ कि जिनके घर उजड़ेंगे तो उनको घर दूसरा दे दिया जाए बना के, अगर घर नहीं तो उनको जमीन दे दी जाए। व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नाले पे कोई आ रहा है तो खाली आप उजाड़ोगे थोड़ी, वो कहाँ जाएगा बेचारा, जिसकी पूरी जिंदगी उस एरिया में गुजर चुकी है। देखिए जब बनभूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला चल रहा था ना, रेलवे वाला मामला, तो हमने फेसबुक उस टाइम देख रहे थे हम कि लोगों ने उस टाइम बड़े मजाक बनाते थे लोग बाग, अरे ठीक हो रहा है बनभूलपुरा में अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन कहते ना ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं। आज पूरे बनभूलपुरा को छोड़कर पूरे इलाकों में सब जगह नोटिस आ गए। तो देखिए मेरी बात सुनिए, घर किसी का भी टूटे
वो व्यक्ति परेशान व्यक्ति है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो सरकार को उसकी व्यवस्था करानी चाहिए कि वो अगर उसका घर उजाड़ रही है तो उसका विस्थापन करे, मैंने पुनर्वास करे उसका। भूपेश भाई, मैंने सवाल इसलिए रखा कि आपने कहा था कि जो सरकार है केवल मुस्लिम परिवारों को टारगेट बना रही है, लेकिन जो आप नोटिस देगा वो हिंदू परिवार है, तो सरकार तो कोई भेदभाव नहीं कर रही। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने जिस चीज में सरकार भेदभाव करती है वो चीज हम बोल देते हैं, तो हमें कोई कहने में कोई डर थोड़ी है। अरे क्या होगा, बात तो जायज होनी चाहिए ना। भाई सरकार अगर कोई चीज गलत कर रही है तो हम बोल भी तो रहे हैं कि सरकार ये चीज गलत कर रही है। तो आप कांग्रेस हैं, इतने पुराने साल से कांग्रेस, आप विपक्ष में तो आपकी सरकार है, नेता प्रतिपक्ष है आपके विपक्ष में, वो क्यों नहीं आवाज उठाते इस मामले? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है, मैं 2022 में निष्कासित कर दिया गया हूं कांग्रेस से। मुझे 2022 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। क्या कारण था आपको निष्कासित किया गया 2022 अब ये तो वो लोग जाने जिन्होंने करा। नहीं, आपको नोटिस स्पष्टीकरण तो मांगा होगा। अरे तो भैया, जब मैं कांग्रेस जिसने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी उसका निष्कासित कर दिया गया, तो ज्वाइन करने का लेटर भी तो दिखाते हैं कि मैंने कभी ज्वाइन करी हो या सदस्यता ली हो। मैं तो व्यक्तिगत इंदिरा देश का आदमी था, उससे जुड़ा हुआ था, उसका कार्यकर्ता था, तो मैंने कांग्रेस कभी ज्वाइन थोड़ी करी है। मैंने एनएसयूआई से चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता मैंने कभी नहीं ली। एनएसयूआई को तो कांग्रेस, हाँ, विचारधारा हो सकती थी मेरी कांग्रेस की, मेरी विचारधारा कांग्रेस की थी। अच्छा, एक अहम हो सवाल सकती है। उमेश भाई, एक अहम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय के लोग विरोधी क्यों मानते हैं, जबकि उस पार्टी के अंदर कई नेता, आपके बनबुलपुरा में भी दर्जा मंत्री मजहर नहीं नवाब जी, तो ऐसा क्यों नजरों में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है एक तरफा की हिंदुत्व की पार्टी है? जाए ना, जो भाजपा के दर्जा राज्य मंत्री हैं, जो भाजपा के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो जाए ना घर घर, अरे पता करे, कैंप लगाए ना एक बार बनबुलपुरा में या अन्य जगहों में, हर शहर में, कि भाई हम जब सारे काम कर रहे हैं तो तुम्हें नाराजगी किस बात की है? कोई शिकायत ही पेटी तो दे कम से कम एक बार, पता चल जाएगा उनको कि क्या शिकायत है, और शिकायत अगर है तो वो शिकायत दूर कर दे, फिर पता चल जाएगा कि उसके बाद भी अगर आदमी कोई दुश्मनी निकाले तब पता चलेगा। तो भाजपा को जो दिखाते हैं कि लोग बात कि हाँ यार आपके जो ये भाजपा के दुश्मन है, दुश्मन यूं ही नहीं बनता कोई किसी का, जुल्म हो रहा है ना कहीं दिख रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो वो सब चीज दिख रही है। मैं कहता हूँ जाए ना भाजपा के लोग घर घर जाए, जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग जाए ना घर घर जाके, पता कैंप लगाएगी क्या परेशानी है भैया। मतलब आपका कहना है ये जो भाजपा के नेता हैं मुस्लिम जो है बने हैं, मजहर नहीं नवाब संख्या, तो घर घर नहीं जाते, अपने कॉलोनी में नहीं जाते या परिवारों से नहीं मिलते जो पीड़ित हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं जाते होंगे, चुनाव के वक्त तो जाते होंगे, चुनाव के वक्त तो सभी जाते हैं, लेकिन मेरे कहना परेशानी क्या है, आखिर मुस्लिम समाज को भाजपा से परेशानी क्या है, ये मैं पूछूंगा। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ क्या? ये तो वो लोग पूछे ना क्या परेशानी है, आखिर तुम लोग भाजपा से नाम से क्यों चिढ़ रहे हो? अगर दम है तो लगाए कैंप एक बार, या कोई शिकायती पेटी बना दे कि कोई चुपचाप आकर इसमें शिकायत रख जाए। कोई ना कोई पीड़ा तो होगी, व्यक्तिगत पीड़ा तो होती है इंसान को, तभी तो कोई भाजपा से आदमी कट रहा है, क्यों? तो उसकी जो पीड़ा है वो अल्पसंख्यक जो भाजपा से जुड़े हैं वही लोग तो पता लगा पाएंगे, मैं तो नहीं पता लगाऊंगा। उन्हें पता करना चाहिए आगे परेशानी क्या है, क्यों नहीं करवा पाते हैं वो। तो उमेश भाई, एक महल मुद्दा चल रहा है हल्द्वानी के अंदर, बनबुलपुरा के अंदर रेलवे वाला, जो अभी तक तलवार लोगों के लगभग 5000 गरीब बेचारे असहाय लोगों पे तलवार लटकी हुई है। तो क्या लगता है कि ये जो इसमें समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया, लोग खुद जाके प्याल दायर किए, लोगों ने, कई नेताओं ने की, लेकिन पार्टी ने कोई नहीं दिया, ऐसा क्यों? देखिए मेरी एक बात समझिए, अब बरसाती मेंढक बन करके निकले लोग बाग सुप्रीम कोर्ट। मैं इसकी लड़ाई बरेली से लड़ रहा हूं, इज्जत नगर से। मेरे कम से कम इज्जत नगर में 200 चक्कर लग गए होंगे बरेली में, और हर तारीख को भी जाता था मैं, और मेरे पास बकायदा फेसबुक मेरी आईडी कोई चेक करे सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ। मैं 100-200 लोगों को लेकर जाता था रेलवे की तारीखों में बरेली इज्जत नगर, जब से तारीख स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में फिर सिविल कोर्ट गया, उसके बाद में हाई कोर्ट गया, और रेलवे कोर्ट तक भी मैं गया, सुप्रीम कोर्ट तक। तो मैंने लड़ाई इसकी शुरू से ही लड़ी है, और मैं आज तक कहता आ रहा हूं कि ये राजनीतिक शिकार हुए बनबुलपुरा वाले वोटों के लिए। आज देखिए ना आप, जितना भी पूरा बनबुलपुरा सब जो रेलवे के जो खंभे लगे हुए हैं
आज कोई मकान खरीदने वाला नहीं है, कोई अपना मकान बेच के दिखा दे। 10-10 लाख का मकान होगा तो वो आज उसकी कीमत 2 लाख रुपए की हो चुकी है। तो ये मालिकाना हक इसलिए मांगा जा रहा था, मांगा मालिकाना, तो मिल गया रेलवे के खंबे। तो भैया ये सब चीजें जो है लोगों को देखनी चाहिए। मेरा क्या फायदा, मैं आज बोल रहा हूँ, कल को मैं चुप हो जाऊंगा। मैं जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मेरी जुबान में ताकत है, तब तक बोल रहा हूं। मेरा भी तो परिवार है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं इतना खुला बोल रहा हूं, मैं भी तो दुश्मनी ले रहा हूं। लेकिन उमेश भाई, दुश्मनी की बात आपने कही, जो सत्य बोलता है वो खुदा के अलावा या भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता। लोग कहते हैं कि जो सच के लिए लड़ता है, जो सच के लिए बोलता है, उसके साथ खुदा या भगवान साथ चलता है। आपने बनबुलपुरा संघर्ष समिति बनाई है बनबुलपुरा के मुद्दों के लेकर, जैसे आपने कहा शिक्षा वहां नहीं है, पानी वहां नहीं है, बिजली की वहां पे अभाव है, मालिकाना हक मेन मुद्दा है वहां पर, तो इसके लेके आपने सरकार से कोई बात नहीं की? देखिए मेरी बात समझ लीजिए आप, हमने लगातार सरकार से झगड़ा करा, लगातार 12 से लेकर 17 तक। लेकिन जब हम भाजपा के लोगों से ये चीज बोलते हैं तो वो लोग सिर्फ हमें एक बात पे कह के चुप कर देते हैं कि तुम्हारे यहां से मैं वोट नहीं पड़ता। अब वोटों की जिम्मेदारी क्या मैं लूंगा? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता हूं? तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना जो भाजपा से जुड़े लोग हैं कि भाई आप मालिकाना हक दीजिए, हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। तो ये उनके लोग सोचे। मैं तो देखिए इस टाइम मैं हूं निष्कासित, ना मैं कांग्रेस में हूं ना मैं बीजेपी में हूं, लेकिन मैं आवाम के साथ हमेशा हूं और मेरा काम है आवाम के लिए लड़ना। और मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ नहीं करता, मेरे सबसे मामला आते हैं और मैं सबके लिए ये जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कहां तक जाके लोगों की मदद करता हूं, वो लोग मुझे जानते हैं, मैं वहां तक मदद करता हूं, ठीक है। और मैं कभी अस्पतालों में जाके फोटो नहीं डालता। मेरी आदत है कि अस्पतालों में गया मिलने, और वहां के मैं हजारों बार अस्पताल जा चुका हूं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति से मिलने जाऊं, मैं उसको फेसबुक पे वायरल करूं, फोटो डालना, ये मेरा काम नहीं है। मैं सारा काम जो करता हूं बिल्कुल साइलेंटली करता हूं। जिसकी मदद करी इस हाथ से करी, इस हाथ को पता नहीं होता है मेरे, ठीक है। कोई मदद करता होगा फाइनेंशियली, लेकिन हम भी किसी की ना किसी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो मेरे कहने मकसद ये मदद करने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ जारी है, और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। कभी भी कोई भी व्यक्ति पूरे शहर का आधी रात को मुझे कॉल कर ले, अगर मैं उसके लिए ना खड़ा रहूं तो जब कहे आदमी की आ रही है, वाकई में एक समाज की राजनीति करता है। उमेश भाई, आपने कहा कि मैं मदद करता हूँ, क्या आगे की राजनीति, क्या आप राजनीति कैरियर में कदम रखेंगे, या फिर जैसे बनबुलपुरा में लगभग एक तरफा बनबुलपुरा को एक तरफा क्यों माना जाता है, क्या उनके लिए आप खड़े रहेंगे, या आगे कोई विधायक या चुनाव की आपकी की रणनीति चल रही है? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चुनाव लड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है। आदमी तैयारी, जब कोई नया व्यक्ति राजनीति में आता है तब उससे आदमी पूछता है कि आपकी तैयारी है। मेरी क्या तैयारी, मेरा तो सुबह उठना है और शाम तक पब्लिक में ही रहना है। सुबह उठना है, शाम तक मतलब 24 घंटे में 6 घंटे सोना होता होगा मेरा, और 18 घंटे में पब्लिक के लिए काम करता रहता हूँ। उस बीच में मैं अपने कुछ पर्सनली भी काम निपटाता हूँ। तो मेरे कहने मकसद ये कि जिसका 18 घंटे काम ही पब्लिक के बीच है, तो वो चुनाव में जिस दिन चाहे उस दिन खड़ा हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर से 3-3 पार्षद बने, मेरी मम्मी 2 बार पार्षद बनी, मेरा छोटा भाई पार्षद बना, और मैं ऊपर वाले की दुआ से, मुझे ऊपर वाले ने एक ऐसा वो दिया है कि मैं अभी भी, मेरे बल्कि घर से मेरे 2 पार्षद बन सकते थे, मैंने नहीं लड़ा भाई। मेरा भाई भी पार्षद रहा, मेरी मम्मी 2 बार, मैंने इस बार पार्षद नहीं लड़ा भाई। और पार्षद जब चाहे जब किसी को बनवा भी सकते हैं वहां से हम, और जब चाहे जब किसी को हटवा भी सकते हैं हम इतनी ताकत में है वहां पर। अच्छा, आप उस ताकत की बात की, आपने कहा राजनीतिक कैरियर आपके, तो बनबुलपुरा एक लगभग 60 से 65 वहां वोटर होगा, 60,000 से 65,000 वोटर वहां पर होगा। तो एकजुटता के साथ चुनाव क्यों लड़ते? 4 पार्टियां क्यों खड़ी जाती है क्षेत्र में? नहीं देखिए मेरी एक बात समझिए ना आप मेरी, ये तो खाली बनबुलपुरा में थोड़ी होता है, वो तो सारे समाज में ही ऐसा होता है। क्या हिंदू वोटों में बीजेपी कांग्रेस नहीं होता है क्या? क्या हिंदू वोटों में बसपा सपा नहीं होता है क्या? सब जगह होता है। लेकिन जिसका वर्चस्व, जिसका व्यक्तिगत मामले बढ़िया, वो चुनाव जीतता है। भविष्य में अगर चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो चुनाव लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा, और मेरे लोग तैयार हैं चुनाव लड़ाने के लिए मुझे। लेकिन अभी मेरा कोई डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है। आने के 27 में उमेश भाई लड़, फाइनल डिसीजन नहीं, मैं फिर कह के जा रहा हूं, आने के 27 में उमेश भाई लड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फाइनल डिसीजन नहीं है। मैं बिना पब्लिक से पूछे, बिना अपने लोगों से पूछे चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी समय है, और चुनाव लड़ने के लिए कोई आपके मुझे अलग से कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेकर आना है, या कोई मुझे एग्जाम पास करना हो। चुनाव जिस दिन लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़ेंगे, और बढ़िया करके चुनाव लड़ेंगे, और लोगों को दिखाएंगे कि हमारी
क्या है उमेश भाई, मेरा आखिरी सवाल है, बनभूलपुरा संघर्ष समिति है, आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं कि बनभूलपुरा को वंचित नहीं किया गया, ये मूलभूत सुविधा है कि उनको दी जाए, क्या क्या है ऐसा कुछ जो है मुद्दे? कुछ मैं सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि भैया देखिए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर भैया आज पुष्कर सिंह धामी पूरे उत्तराखंड के सभी समाज के मुख्यमंत्री हैं। वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री है, मेरे भी है। मेरी उनसे पर्सनली यही रिक्वेस्ट है कि आप भाजपा कांग्रेस छोड़कर या राजनीतिक हिंदू मुस्लिम कोई ऐसी बात छोड़कर आप व्यक्तिगत एक चीज थोड़ा सोचिए कि जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, ईसाई समाज से हो या किसी भी दलित समाज से हो, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, एक बार आप उनको देखिए, उस पर गौर करिए, क्योंकि है तो सब आप एक ही प्रदेश के, कहाँ जाएंगे, रहना तो यहीं पर ही है। तो मैं कहता हूं कि सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है और जो उनके लोग हैं कि आप लोग एक बार बनभूलपुरा के रेलवे वाले मामले में जो भी मदद हो सके, या मालिकाना हक को लेकर जो भी मदद हो सके, या डमरडूंगा के मालिकाना हक को लेकर जो भी मदद हो सके, या जो हमारे स्कूल जो आज जर्जर हालातों में पड़े हुए हैं शहर में, चाहे वो गांधीनगर का हो, बनभूलपुरा का हो, राजपुरा का हो, या अन्य कहीं भी काठगोदाम का हो, उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था करा दी जाए, अस्पतालों की व्यवस्था करा दी जाए। ये लोग एम्स खोल रहे हैं किच्छा में, मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि एम्स खोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुशीला तिवारी को एम्स बना दीजिए। सुशीला तिवारी में अगर व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी तो शायद मुझे लगता है कि पहाड़ का जो व्यक्ति परेशान होता है कि एक सेकंड में 10, 15, 20 मिनट नहीं लगते हैं, उसको एकदम से रेफर बना देते हैं उसका बरेली राम मूर्ति और दिल्ली के लिए। तो आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? पहाड़ का आदमी कितना परेशान होता है, रातों को 2-2, 3-3 बजे जब वो आते हैं तो मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आती है, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में, तो तकलीफ होती है कि ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अस्पताल और यहाँ पर खाली क्या नजले जुकाम या बुखार की दवाई मिलती है क्या हल्की बुल्की चोट की? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुशीला तिवारी में हो सकती हैं और सब व्यवस्था यहाँ पर है, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर है, खाली उस पर गौर करना है, ध्यान देना है। ये थे हमारे साथ उमेश जी ने साफ तौर से कहा कि सरकार को चाहिए बनभूलपुरा को एक तरफा या वंचित किसी भी सुविधाओं से न, मालिकाना हक पूरे हल्द्वानी क्षेत्र, चाहे डमरडोंगा हो, चाहे आवास विकास हो, चाहे बनभूलपुरा। और सबसे बड़ी बात है, रेलवे के अतिक्रमण को लेके सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो है सरकार जो इस ओर ध्यान देके जो गरीब असहाय हैं, जो लोग इससे वंचित हो रहे हैं, उनको मालिकाना हक देकर उन्हें सुशोभित करें। अगले हफ्ते फिर भी किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।